सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर 22 यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये इंटीग्रेशन का शब्द ये होता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स को आप मिलाएं, इंटीग्रेट करें और फिर टेस्टिंग करें। इसका ब्रॉड व्यू आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एक होती है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एक होती है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बिग बैंग में क्या होता है, सारे मॉड्यूल एक साथ जोड़ दिए आपने और फिर टेस्ट किया। इसकी बहुत सारी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। इंक्रीमेंटल में क्या है, एक मॉड्यूल को दूसरे से जोड़िए, फिर तीसरे से जोड़िए, ऐसे करते 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 पहले एक को दूसरे से जोड़िए, टेस्ट करिए, फिर तीसरा लाइए, चौथा लाइए, ऐसे करके होता है। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक बॉटम अप है, एक टॉप डाउन है, एक सैंडविच अप्रोच है, इन दोनों के बीच में। तो अगर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग जो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि एक है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये है कि ऊपर से चलिए और नीचे तक आइए, ऊपर से चलिए और नीचे तक आइए। तो इसमें होता यह है, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इसका मतलब यह है कि ये बिग बैंग अप्रोच नहीं है, एक साथ सारे मॉड्यूल जोड़ के आपको टेस्ट नहीं करना है, एक एक करके हम जोड़ेंगे। तो इसमें होता यह है कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के तहत अलग अलग मॉड्यूल है उनको हम जोड़ते हैं कि किसके बाद क्या जुड़ेगा। मॉड्यूल कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि इसका नाम ही टॉप डाउन है। तो ऊपर से नीचे ये कंट्रोल हायरार्की है, यानी कि मेन प्रोग्राम यही है, मेन मॉड्यूल ये है, और यहां से हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। मतलब मेन प्रोग्राम से शुरू करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आसपास के या तो हम इस तरीके से जाए, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डेप्थ फर्स्ट, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट, यूं ब्रेड फर्स्ट, यूं डेप्थ फर्स्ट। तो पहले मैं आपको डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन का तरीका बताता हूं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रोल पाथ में है प्रोग्राम स्ट्रक्चर के, कहने का मतलब जिसके बाद जिसको आना है डेप्थ वाइज उनको जोड़ा जाएगा। अभी आपका एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कौन सा पाथ हम ले रहे हैं। ये पहला पाथ ये आर्बिट्ररी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। हर एप्लीकेशन के मेजर कंट्रोल पाथ अलग अलग हो सकते हैं। इसको एग्जांपल के तहत समझिए कि यहां पर आपका एक M1 मॉड्यूल है। जैसे मैंने बताया टॉप डाउन जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाएंगे। M1 जो है आपका ये मेन मॉड्यूल है, या कहे मेन प्रोग्राम है। अब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले हम ये हमारा आर्बिट्ररी है, पहले हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। मान लीजिए आप ये लेते हैं पहले, तो M1 के बाद क्या जोड़ेंगे आप, M2 को। पहले M1 के साथ जोड़ेंगे M2 को, M2 हो गया। अब ये नीचे आएंगे तो ये भी जोड़ सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है इसके कंट्रोल पाथ में कौन सा आता है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के तहत M2 के साथ M5 को पहले जुड़ना चाहिए या M6 को जुड़ना चाहिए। तो अगर आप M5 को जोड़ते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के तहत तो फिर अगला आएगा M5, और उसके बाद ये हो सकता है, क्योंकि M5 के बाद तो आपको, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट है तो M8 ही जोड़ना पड़ेगा ना। ये M8 हो गया, ये हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया M2 पे आके, जैसे M1 पे आपके पास 3 चॉइसेस थी, M2, M3, M4। इसी तरीके से M2 पे आके आपके पास 2 चॉइसेस हो गई, M5, M6। और ये दोनों चॉइसेस जो हैं, ये मल्टीपल चॉइसेस जो हैं, वो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये तो हो गया, ये वाला पाथ आपने कवर कर लिया। उसके बाद M1, M3, M7, M1, M4 ऐसे जोड़ेंगे आप। M1 तो आप पहले ही जोड़ चुके हैं, बस उसके बाद M3, M7 जोड़ेंगे, फिर लास्ट में M4 जोड़ेंगे। जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें ऊपर से नीचे आप जाते हैं, और उसमें जब हम अलग अलग मॉड्यूल जोड़ते हैं उसके भी 2 तकनीक हो सकती है। या तो आप डेप्थ फर्स्ट जोड़िए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा है ब्रेड्थ फर्स्ट। ब्रेड्थ फर्स्ट मतलब ये होता है सबऑर्डिनेट मॉड्यूल जो एक लेवल पे है उनको साथ में जोड़िए। जैसे मैं फिर से बता देता हूं, डेप्थ फर्स्ट में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने M1 जो हमारा मेन मॉड्यूल था वो लिया था, उसके बाद हम गए थे M2 पे, उसके बाद गए थे हम M5 पे, फिर हम M8 पे। तो ये एक पूरी चेन बन गई, टॉप, ये ऊपर से टॉप से डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन ये डेप्थ फर्स्ट है, ये हम पूरी डेप्थ तक गए। दूसरा जो तरीका है वो है ब्रेड्थ फर्स्ट। इसमें क्या होता है
कि हम वो मॉड्यूल लेंगे जो एक ही सबऑर्डिनेट लेवल पे हैं, एक ही लेवल पे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पता होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से कौन से मॉड्यूल एक लेवल पे हैं। तो हम इसमें वर्टिकल ना जाके हम इसमें हॉरिजॉन्टल जाएंगे, वर्टिकल ना जाके हॉरिजॉन्टल जाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम M1 के साथ किसको जोड़ेंगे, M2 को। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेड फर्स्ट से, तो नीचे नहीं जाएंगे। M2 के बाद जाएगा M3, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे। M3 के बाद जोड़ेंगे M4 को, ध्यान रहेगा। फिर नीचे आएंगे, फिर M5, क्योंकि अब हम ब्रेड फर्स्ट पे है, फिर M6, फिर M7, आखिर में आपका M8 जुड़ेगा। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो ब्रेड फर्स्ट का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, या फिर ये कहें कि हम इंक्रीमेंटल जो जोड़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इसमें जो मेन कंट्रोल मॉड्यूल है, इसको अगर ये तैयार नहीं हुआ है तो आप इसको ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो मॉड्यूल है, क्योंकि हो सकता है ये चीज तैयार ना हुई हो और इसके नीचे ये तैयार ना हो, तो आपको ड्राइवर और स्टब की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप डेप्थ ले रहे हैं या फिर आप ब्रेड फर्स्ट ले रहे हैं, इसमें आपको हो सकता है M4 तैयार ना हो, तो M4 के लिए आपको स्टब लेना पड़ेगा। और फिर टेस्ट जो तैयार है उसको लेंगे, अदरवाइज हम ड्राइवर और स्टब बनाएंगे और फिर चेक करेंगे। एक बार जब आप करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि ये आपका स्टब था और ये M4 तैयार हो गया, तो फाइनली आप इसकी जगह एक्चुअल को जोड़ देंगे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हमने एक मॉड्यूल लिया और दूसरे मॉड्यूल को उसके साथ जोड़ा, तो इसके कारण कोई नई एरर तो नहीं आ गई है जोड़ने के कारण। तो टॉप डाउन जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये आपके सारे कंट्रोल पाथ जो होते हैं सारे, मतलब क्योंकि ये डेटा फ्लो कहां हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, यहां इस तरीके से हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। और ये कैसे चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग में पहले ही चेक हो जाते हैं, क्योंकि सारे कंट्रोल पाथ आपने देख लिया, और तो असली प्रॉब्लम जो होती है वो पहले ही निकल के आ जाती है। इंटीग्रेशन का एक और तरीका है जिसे हम बॉटम अप इंटीग्रेशन कहते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। मान लीजिए आपका जो आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है, उसमें इस तरीके से मॉड्यूल आपस में व्यवस्थित है, इस तरीके से ये प्लान है। तो बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यहां पर हम एटॉमिक मॉड्यूल से शुरू करते हैं, यानी कि छोटे से छोटा जो मॉड्यूल है या कहीं यूनिट से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आपको क्या है, नीचे वाला जो होता है वो हमेशा नॉर्मली आप देखते हैं कि वो स्टब होते हैं, है ना। मतलब अगर आप मेन मॉड्यूल बना रहे हैं और आपको टेस्ट करना है इसको, और इसके ये दोनों सबऑर्डिनेट हैं, तो ये स्टब होते हैं। क्योंकि हम शुरू ही यहां से कर रहे हैं तो हमको स्टब की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो बॉटम अप इंटीग्रेशन के जो स्टेप है उसमें आप क्या करते हैं, लो लेवल के जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्लस्टर में जोड़ते हैं, इनको हम एक क्लस्टर बनाते हैं या क्या बिल्ड्स बनाते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये बिल्ड कैसे बना रहे हैं, हमको ये देखना होगा कि जैसे हम क्लस्टर बनाएंगे ये कुछ एक कॉमन स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे। ये अगर ये फंक्शन करता है तो ये सब मिलके एक सब फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहां पर अगर आपका मेन प्रोग्राम तैयार नहीं है या ये तैयार नहीं है, ये जो इसके ऊपर वाले हैं ये तैयार नहीं है, तो इसके लिए आपको ड्राइवर लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पूरे प्रोग्राम के लिए ये कंट्रोल प्रोग्राम है, ये मेन मॉड्यूल है, लेकिन इनके लिए ये मेन मॉड्यूल है, ठीक है जी। तो ये आपको लिखना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं। इसमें 3 क्लस्टर हम बना रहे हैं। पहला क्लस्टर हमने किया 1 2 3 4, ये क्लस्टर 1 हो गया। यहां पर क्लस्टर हुआ 1 2 3 4 5, या फिर एक काम करिए सबसे लोअर लेवल पे लेते हैं 1 2 3, और क्योंकि हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे ये क्लस्टर 2 हो गया। तो आप इनको भी ले सकते हैं पहली बार में, फिर बाद में इनको जोड़ सकते हैं, या इनको एक साथ भी कर सकते हैं। ये क्लस्टर 3 हो गया। तो क्या हुआ, क्लस्टर 1 ये हो गया, मैं ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। क्लस्टर 1 ये हो गया पूरा, क्लस्टर 2 ये हो गया आपका, और क्लस्टर 3 ये हो गया। अब आपने क्लस्टर बना लिए। अब इन क्लस्टर को टेस्ट करना है। इसके बाद क्योंकि आपने यहां पर जो ये D1 D2 D3, इनका ड्राइवर D1 है, इनका ड्राइवर D2 है, इनका ड्राइवर D3 है। हो सकता है आपने ड्राइवर लिखे हो सकता है D1 D2 D3 बन चुके हो सकता है ना। तो अब क्या करेंगे, हर एक क्लस्टर को इस D1 के साथ चेक करेंगे। इस क्लस्टर 1 को जोड़ दिया, टेस्ट कर लिया, उसको आप D1 के साथ चेक करेंगे।
इसी तरीके से क्लस्टर 2 को जोड़ दिया, इनको टेस्ट किया, फिर D2 के साथ चेक करेंगे, फिर इन दोनों को साथ में जोड़ के टेस्ट किया, फिर D3 के साथ टेस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो जो कंपोनेंट्स है 1 और 2 ये किसके सबऑर्डिनेट है? क्योंकि अब ये चेक हो गया, ये किसके सबऑर्डिनेट है? ये M के सबऑर्डिनेट है। ये कहां से आए हैं? इधर से आए हैं। अब आपको ये तो कर लिया, फिर ये भी कर लिया, फिर इनके साथ भी चेक कर लिया। अब इस D1 और D2 को जो अगर ड्राइवर आपने लिखा है तो इसको हटा दिया जाएगा, इसको डायरेक्टली आप M के साथ इंटरफेस करेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से D3 का करेंगे, ये कर दिया आप। D3 कहां जा रहा है? MB पे जा रहा है। तो ये जो आपने टेस्ट किया है, अगर ये ड्राइवर था तो इसको हटा के आप इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। देखिए अल्टीमेटली आपको ये MA और MB इसको फाइनली MC में इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका मेन पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, मेन टेस्टिंग प्रोसीजर बन जाएगा। इसे कहते हैं हम बॉटम अप। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार जो अलग अलग टेस्ट ड्राइवर्स लिखने की जरूरत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। रिग्रेशन टेस्टिंग में जब भी एक नया मॉड्यूल आप जोड़ते हैं, जब भी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करते हैं, तो आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है। क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मतलब यही होता है कि आपने एक मॉड्यूल लिया, उसके साथ दूसरा मॉड्यूल जोड़ा, उसके साथ तीसरा मॉड्यूल जोड़ा। तो जब भी आप ये जोड़ते हैं इसको ये तो हमारी इंटीग्रेशन में आ गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। लेकिन जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में परिवर्तन आएंगे। इसका मतलब नया डेटा फ्लो बनेगा, कुछ इनपुट आउटपुट आएगा, कुछ कंट्रोल लॉजिक, कुछ नई नई चीजें आएंगी इसमें। तो ये जो चेंजेस हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले जो काम कर रहा हो वो काम ना करे। तो इसके लिए होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब यही है कि जो ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं, मान लीजिए हमने 50 टेस्ट केस लिखे, इसमें से सबसेट यानी कि मान लीजिए 20 सबसेट हम टेस्ट और उठा लेंगे, मतलब इसी में से उठा लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे दोबारा कि कुछ ये सब जो नया परिवर्तन हुआ है मॉड्यूल को इंटीग्रेट करने के बाद, क्या इसमें कोई और परिवर्तन या चेंज तो नहीं आ गया है। इसी को रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग मैनुअली भी किया जाता है। एक और तरीका है जो आजकल आ गया है, वो है ऑटोमेटेड कैप्चर प्लेबैक टूल। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से टेस्ट केसेस देख सकता है और उसको बार बार चला सकता है और देख सकता है कि क्या परिवर्तन हुए। तो रिग्रेशन टेस्ट स्वीट, ये मैंने जो जैसे आपको बताया, ये कुछ है नहीं, ये एक्चुअल जो टेस्ट केसेस बनाए थे उसका सबसेट ही है। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? रिग्रेशन के लिए हमको 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि वो टेस्ट केसेस जो सारे सॉफ्टवेयर फंक्शन को चेक करेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर फंक्शन को, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट हम ये बनाएंगे, वो ये चेक करेगा कि अगर हमने कोई चेंज किया है और हमें पता है कि ये और ये ऐसे टेस्ट केसेस जो किसी फंक्शन के तहत है और वो ऐसे टेस्ट केसेस लिखे गए हैं जो परिवर्तित हो सकते हैं, तो उसका हम अलग से एक सबसेट बनाएंगे। इसके अलावा हमारा एक तीसरा सबसेट होगा। इसका मतलब यह है कि वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसको हमने चेंज किया है, अगर मान लीजिए ये मैं तो बता रहा हूं कि एक ये वाला जो हो गया ये फंक्शन के लिए हो गया, लेकिन पूरे कंपोनेंट के लिए भी जो परिवर्तन हो सकते हैं उसके लिए हम अलग से सबसेट बनाएंगे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का जो साइकिल है, इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले रिग्रेशन टेस्ट लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सबसेट है उसी में से निकल के आते हैं, ये रिग्रेशन टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो दूर करते हैं। स्मोक टेस्टिंग, इसको धूम्रपान या धुआं टेस्टिंग नहीं है, ये स्मोक टेस्टिंग है। स्मोक टेस्टिंग कैसे होती है? मान लीजिए आपने एक नया डिवाइस लाया या नया डिवाइस बनाया, इसको पावर में लगा दीजिए। अगर पावर में लगा के इसमें धुआं निकल गया, इसका मतलब ये तो खराब चीज है। इसी को स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जाने से पहले इसको आप पावर प्लग में लगाइए, अगर इसमें धुआं निकल गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्मोक टेस्टिंग ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है, ध्यान रहेगा। ये तब यूज करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, बनाते हैं। खास तौर पे जब हमें बहुत फास्ट टेस्टिंग करनी होती है, यानी बहुत फास्ट पेस में हम काम कर रहे हो और जहां पर टाइम बड़ा क्रिटिकल हो, तो ये टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। होता यह है कि सॉफ्टवेयर टीम डेली के डेली, ऑलमोस्ट डेली नहीं करेगी तो बहुत फ्रीक्वेंटली इन टेस्ट को करेगी। स्मोक टेस्टिंग में क्या क्या चीज आती है? पहली चीज तो यह है कि स्मोक टेस्टिंग का मतलब यह है कि वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट
जिनको आपने कोड किया है और इसको कोड करके आपने इसका बिल्ड बनाया है। बिल्ड बनाया है आप, जैसे कभी भी आप विजुअल C++ या नेटबीन्स वगैरह में जाएंगे तो उसमें बिल्ड किया जाता है ना, तो आपने बिल्ड किया। तो बिल्ड में क्या क्या हो सकता है, डेटा फाइल्स हो सकती है, लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं, रीयूजेबल मॉड्यूल्स है, या आप स्पेशली इंजीनियर कंपोनेंट्स हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हम जब इनका टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बिल्ड हमने बनाया है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या एरर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, सारे लोगों को साथ में खड़ा करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे इनमें से टॉपर कौन सा है। टॉपर मतलब ये वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा एरर लाने की कोशिश करेगा, या जिसने एरर ला दी है, या यही एरर ला सकता है आपके शेड्यूल को, क्योंकि यहां पर फास्ट पेस्ड है, टाइम क्रिटिकल है। तो एक ऐसा मॉड्यूल या ऐसा पार्ट आपका जो आपके सॉफ्टवेयर को टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से पीछे कर सकता है। तो हमको इसमें स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है कि शो टॉपर निकालना, कि यार यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही गड़बड़ करेगा। तो बिल्ड और जो पूरा एंटायर प्रोडक्ट है आज के फॉर्म में जो है उसका स्मोक टेस्ट डेली किया जाता है। डेली स्मोक टेस्ट करने का मतलब यह है कि चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो प्रैक्टिशनर हो, उनको रियलिस्टिकली पता होता है कि आज हमने टेस्ट किया, आज ये प्रॉब्लम निकली, आज हमने टेस्ट किया, आज कुछ सब कुछ सही था। तो इनिशियल बिल्ड जो है इसका हम स्मोक टेस्ट करते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 मान लीजिए मल्टीपल बिल्ड बनाए आपने और ये फेल हो गया, तो इसको एकदम वहीं छोड़ देते। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसकी आगे टेस्टिंग होती है। तो ये इनिशियल लेवल का चेक है, मतलब एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं आप। तो स्मोक टेस्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, खासतौर पे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, टाइम बड़ा क्रिटिकल है, उस तरीके के प्रोजेक्ट में हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन रिस्क इज मिनिमाइज्ड। अब क्योंकि आप डेली स्मोक टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि एक ऐसा आधार इसमें निकल के आ गया है कि यार ये ना क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा कि ये जो शो टॉपर निकाल देते हैं, ये जो मॉड्यूल है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कोड है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो निकल के आ जाता है। क्वालिटी ऑफ दी एंड प्रोडक्ट इज इंप्रूव। इससे क्या होता है कि आप डेली के डेली काम कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि आपके पास वो फंक्शनल एरर तो निकल के आते ही आते हैं, साथ में आर्किटेक्चरल और डिजाइन एरर भी निकल के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके केवल आप इनिशियल लेवल चेक करते हैं, आप अंदर तो घुसे नहीं। अभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एरर कहां से आ रही है। ठीक है जी। एरर डायग्नोसिस एंड करेक्शन आर सिंप्लीफाइड। देखिए, जितनी भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच है ना, आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम नया बिल्ड करेंगे तो उसमें अगर स्मोक टेस्टिंग में ही एरर आ गई तो आप वहीं पर उस बिल्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि अब उस बिल्ड में आपको पता चल जाएगा कि यार ये मैंने चेंज किया था, यहां से प्रॉब्लम आ सकती है, यहां से प्रॉब्लम आई है, स्मोक टेस्टिंग में ये फेल हो गया। प्रोग्रेस इज इजियर टू असेस। हर दिन आप कर रहे हैं, अब आज आपने किया और कल एरर आ गया, इसका मतलब जो आज और कल के बीच में जो काम हुआ है उसी से एरर आई है। तो इससे क्या है, एफर्ट बढ़ जाता है और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको खासतौर पे जो डेवलपर है या मैनेजर है या प्रैक्टिशनर है, उनको पता रहता है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड टेस्टिंग है आजकल के जमाने में। स्मोक टेस्टिंग की बात मैं करूं तो आपने क्या किया कि एक सामान लिया, यानी कोई डिवाइस ली। अब इसमें आपने क्या किया, इसको पावर प्लग या प्लग में लगा दिया, इसमें से निकल गया धुआं। अब जब धुआं निकल गया तो आप इसके अंदर की कोई भी फंक्शनैलिटी क्यों चेक करेंगे, धुआं तो निकल गया, इसका मतलब खराब है। तो जब शुरुआती दौर में आप जब अपना कोड लिखते हैं, उसको बिल्ड कराते हैं, जैसे आप विजुअल स्टूडियो में या फिर नेटबीन्स में बिल्ड कराते हैं, तो जब सॉफ्टवेयर इनिशियली अनस्टेबल है, कुछ बिल्ड बने हैं, तो ये जो बिल्ड बने हैं इनको ही हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से धुआं तो नहीं निकल रहा, क्या ये बेकार तो नहीं है। अगर ये बेकार है तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 को देखिए। तो क्या होता है कि जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है, यानी कि जो मिलनी ही चाहिए, अगर वही फेल हो गई तो स्मोक टेस्टिंग वहीं पर रोक देती है। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप काफी अच्छे से आपने बिल्ड बना लिए हो, आपका सॉफ्टवेयर काफी स्टेबल हो गया हो, बार बार रिग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी हो, यहां पर आप देखते हैं कि अगर आपने कोई नई फंक्शनैलिटी डाली है, कोई बग फिक्स किए हैं, उसके कारण तो कोई एरर नहीं आ गई, तो क्या होता है कि स्मोक टेस्टिंग जो होती है वो आपकी एक तरीके से शैलो टेस्टिंग होती है, ऊपरी तौर पे करते हैं। आप पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कोई शो स्टॉपर तो नहीं है जो खराब कर रहा है।
सैनिटरी टेस्टिंग थोड़ा नैरो डीप में जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह तक जाते हैं जहां पर आपने काम किया है, और उसके बाद ये जब हो जाता है तब आप अपने अलग सिस्टम टेस्टिंग वगैरह में जाते हैं। तो स्मोक टेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग में जो स्मोक टेस्टिंग है वो हम इसलिए करते हैं कि हम शो स्टॉपर निकालना चाहते हैं, जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सैनिटरी टेस्टिंग तब करते हैं जब आपने या तो कोई फंक्शनैलिटी जोड़ी है या कोई बग आ गए हैं, उसके कारण कोई बग्स को फिक्स किया है, उस बग को फिक्स करने के बाद कोई और चीज तो नहीं आ गई है। जो ऑब्जेक्टिव है स्मोक टेस्टिंग का वो ये देखना है कि भाई ये जो बिल्ड है इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ताकि हम आगे इसके लिए बढ़े, इसको तो आप छोड़ ही दें। जबकि सैनिटरी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि रैशनैलिटी, इसका मतलब ये है कि अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि और इसके रिगरस टेस्टिंग करें कि नहीं करें। अगर आपका कोई आपने फंक्शनैलिटी ऐड की है और वहां पर उसी जगह पे एरर आ गई, इसका मतलब ये है कि उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले ठीक करो आप। जो स्मोक टेस्टिंग है नॉर्मली इसको डेवलपर और टेस्टर करते हैं, सैनिटरी टेस्टिंग जो है वो टेस्टर ही करते हैं नॉर्मली। इसी तरीके से स्मोक टेस्टिंग एक प्रॉपर तरीका है, इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, बाकायदा लिखा जाता है। सैनिटरी टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, नॉर्मली अनस्क्रिप्टेड होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब यह है पूरे सिस्टम को ही चेक करना ऊपरी तौर पे कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है तो इस बिल्ड को छोड़ देंगे। सैनिटरी टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि आप यूं लिखें और यहां पर आप पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएं और फिर आगे बात करें। कहने का मतलब यह है कि जो स्मोक टेस्टिंग है इसको हम कहेंगे ओवरऑल हेल्थ चेकअप है, पूरे बिल्ड को पूरी तरीके से चेक कर लें ये आगे बढ़ने के लिए कि भाई हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे चेक करेंगे नहीं करें। सैनिटरी टेस्टिंग का मतलब यह है कि पूरा जो ओवरऑल हेल्थ नहीं चेक करना है, इसमें आपको पता है कि अभी ये लीवर पे जाके चेक करना है तो लीवर पे जाके चेक करेंगे, इसे सैनिटरी टेस्टिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब स्मोक टेस्टिंग जनरल हेल्थ चेकअप है, सैनिटरी टेस्टिंग आपकी स्पेशलाइज्ड हेल्थ चेकअप है किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए। चलिए साहब, ये बात हुई आपके इस टॉपिक की, बहुत शुक्रिया।